Dear friends, viewer and स्टूडेंट, आप सभी को राजेंद्र राम का नमस्कार। आज एक नए व्याख्यान के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। विषय का शीर्षक है सत्याग्रह, अभिव्यक्ति का अधिकार, धरना प्रदर्शन। इसी का ऐतिहासिक अध्ययन आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। जो इतिहास, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, धर्मशास्त्र के विद्यार्थी इस व्याख्यान को सुन रहे हैं, इससे उन्हें लाभ हो सकता है। या जो पॉलिटिकल पार्टियों के जो वर्कर हैं उसको भी यह व्याख्यान लाभदायक सिद्ध हो सकता है और इसको ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में आपके सामने अनुसंधान एवं अध्ययन के आधार पर प्रस्तुत करने जा रहा हूं। हम अपने मेन विषय वस्तु पर आते हैं। सत्याग्रह, अभिव्यक्ति का अधिकार, धरना प्रदर्शन। इसी पर मेरी बात केंद्रित रहेगी। सत्याग्रह, सत्याग्रह दो शब्दों से बना है। सत्य धन आग्रह। जब कोई व्यक्ति सत्य का आग्रह करता है और ये मानता है कि जो सामने वाला है, जो सत्ता में है, वो असत्य पर है और मेरा पक्ष, मेरा या मेरी विचारधारा सत्य पर आधारित है, और जब आग्रह करता है उसको सत्याग्रह कहते हैं। दूसरे शब्दों में सत्याग्रह को ऐसे मैं डिफाइन कर सकता हूं कि जब व्यक्ति या समूह, जो सत्ता में लोग बैठे हैं, सत्ता में कायम हैं और सत्याग्रह करने वाले को यदि ये आभास होता है कि वो अनैतिक है, असत्य पर है, अपने शासन का दुरुपयोग कर रहा है, तो सत्याग्रह किया जाता है। लेकिन इसमें हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। यदि वो हिंसक हुआ, जो आदमी सत्याग्रही है, यदि वो अहिंसक हुआ, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए सत्याग्रह कर रहा है, तो उसे सत्याग्रह की श्रेणी में नहीं रखते हैं। यदि हम सत्याग्रह की जो विशेषताएं हैं, पहली विशेषता सत्य, दूसरी अहिंसा और तीसरी सामाजिक परिवर्तन और उपकार, और चौथा इसका अंग है उच्च कोटि की नैतिकता, ईमानदारी। जो व्यक्ति सत्याग्रह का आंदोलन कर रहा है उसे नैतिक होना पड़ेगा, ईमानदार होना पड़ेगा। बेईमान, दुष्ट, चोर, डकैत सत्याग्रह नहीं कर सकते हैं। उसे हम सत्याग्रह की श्रेणी में नहीं रखते हैं। इसका आरंभ यदि भारत के इतिहास को देखा जाए तो ईसा से 500 वर्ष पूर्व तक, जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, उस समय तक एक विचारधारा थी। वैदिक युग में शासन को पाने के लिए, सत्ता के विस्तार के लिए, न्याय के लिए
भूमि पर कब्जे के लिए एक ही विचारधारा, एक ही हथियार था, वो थी हिंसा। माइट इज राइट। जंगल राज था। जो शक्तिशाली है उसी की विचारधारा को मान लिया जाता था, कोई और विचारधारा नहीं थी। जो सत्ता में है, जिसके पास में भाषा है, जिसके पास में शक्ति है, वही सत्य है। लेकिन महात्मा बुद्ध ने जो दो सिद्धांत उनके जो आते हैं, सत्य अहिंसा, जिसमें युद्ध की कोई आवश्यकता नहीं, शक्ति की कोई आवश्यकता नहीं, सेना की कोई आवश्यकता नहीं। जो राजा हैं, महाराजा हैं, ब्राह्मण हैं, गांवों में जा करके महात्मा बुद्ध अपने सत्य अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, मादक पदार्थों का सेवन न करें, पंचशील का उपदेश देते हैं। वो अहिंसा है। ये दुनिया के इतिहास में बौद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध पहले व्यक्ति थे जो सत्ता परिवर्तन के लिए, मनुष्य के जीवन में परिवर्तन के लिए, समाज में परिवर्तन के लिए सत्याग्रह, सत्य अहिंसा का सिद्धांत दिया। करीब 500 वर्षों तक भारत में बौद्ध धर्म कायम रहा, लेकिन उसे वैदिक धर्म ने, सनातन धर्म ने और इस्लाम ने उसे भारत की भूमि से मिटा दिया। सत्याग्रह का सबसे पहले आधुनिक भारत में किसी ने प्रयोग किया तो उसको महात्मा गांधी ने किया। महात्मा गांधी जब लॉ की डिग्री लेके 1891 ईस्वी में जब भारत में आए और जब वो 2 साल तक प्रैक्टिस किए, लेकिन वकालत महात्मा गांधी की चल नहीं पाई। 1893 में एक मुकदमे में दक्षिण अफ्रीका गए और वहीं पर इन्होंने इस सत्याग्रह, सत्य अहिंसा की विचारधारा को अपने जीवन में उतारा। वहां भी नस्ली भेदभाव था। जो अंग्रेज थे, जो गोरे थे, उनके लिए पार्क में बैठने का स्थान अलग था। जो काले थे, जो भारतीय मूल के थे, उनके लिए अलग था। रेल में फर्स्ट क्लास के डिब्बे में टिकट होने के बाद भी जो ब्लैक थे, जो भारतीय मूल के थे, वो यात्रा नहीं कर सकते थे। इसका उन्होंने विरोध किया और उस आंदोलन का नाम रखा सत्याग्रह। महात्मा गांधी 1915 में करीब 45-46 साल की उम्र में दक्षिण अफ्रीका से भारत आ जाते हैं और सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग चंपारण सत्याग्रह से शुरू होता है 1917 में। वहां पर जो चंपारण बिहार के जमींदार थे, उनको जबरदस्ती अंग्रेजों के द्वारा नील की खेती के लिए दबाव डाला गया। जिन्होंने नील की खेती नहीं किया, उनकी जमीन वापस ले ली गई। जितनी जमीन थी उसके 15% भूमि पर 3 कठिया, जिसको कहते हैं, खेती करना अनिवार्य था। यदि जमींदार के पास 20 कट्ठा जमीन है तो 3 कट्ठे पर नील की खेती करना अनिवार्य था। इस नील के कच्चे माल को अंग्रेज यूरोप में ले जाकर बेचते थे, उससे वो लाभ कमाते थे और ये नील कपड़ों की रंगाई में काम देता था। लेकिन नील के खेती में किसानों का नुकसान हुआ, जमीन बंजर होने लगी।
जमींदारों ने इस जबरदस्ती नील की खेती का विरोध किया, लेकिन अंग्रेज माने नहीं। जमींदारों ने महात्मा गांधी को आमंत्रित किया, क्योंकि जो दक्षिणी अफ्रीका में जो सत्याग्रह का आंदोलन महात्मा गांधी ने किया था, उसकी जानकारी समाचार पत्रों से चंपारण के जमींदारों को मिल चुकी थी। महात्मा गांधी गए, पहला आंदोलन महात्मा गांधी का था और वो सफल रहा, और अंग्रेजों को अपनी जो जबरदस्ती नील की खेती करने पर जोर था, उस कानून को वापस ले लिया। यह महात्मा गांधी की पहली विजय थी। दूसरा सत्याग्रह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1927 में किया। महाड़, महाराष्ट्र। महाड़ में सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने एक टैंक, तालाब का निर्माण कराया, एक सार्वजनिक तालाब, जिससे सभी लोग पानी ले सकते थे। लेकिन महारों के लिए, अछूतों के लिए पानी लेना वर्जित था। तो डॉक्टर अंबेडकर ने एक आंदोलन किया, कुछ महारों को लेके तालाब के तट पर गए, वहां से पानी निकाला और पिया। ये आंदोलन सत्याग्रह डॉक्टर अंबेडकर का पहला सत्याग्रह था। उन पर लाठियां चली, उनके लोगों को पानी पीने के लिए मारा गया। जो पानी का टैंक था उसका शुद्धिकरण हुआ, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने हिंसा का सहारा नहीं लिया। लाठी खाए लेकिन लाठी नहीं मारा। एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दूसरा सत्याग्रह 1930 में हुआ। मंदिर प्रवेश, नासिक गोदावरी के तट पर एक मंदिर है, काला राम मंदिर। काला राम मंदिर इसलिए कहते हैं कि उसमें जो मूर्ति लगी है वो काले पत्थर को काट के लगी है, इसलिए काला राम मंदिर उसको कहा जाता है। वो मंदिर सार्वजनिक था, अछूत दलितों का प्रवेश वर्जित था, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत किया। करीब 15,000 लोग मंदिर तक मार्च किए। पुलिस प्रशासन और जो लोग ब्राह्मण, जो उसके पुजारी थे, उन्होंने मंदिर के फाटक को बंद कर दिया। लेकिन यह आंदोलन सफल नहीं हुआ। एक महात्मा गांधी ने आमरण अनशन सत्याग्रह 1932 में किया, जब ब्रिटिश सरकार ने पृथक निर्वाचन क्षेत्र डिप्रेस क्लास अछूतों के लिए घोषित किया। पृथक निर्वाचन क्षेत्र का अर्थ हुआ कि वो ऐसा लोकसभा विधानसभा का क्षेत्र जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो और जो मतदाता हों वो भी अनुसूचित जाति के ही हो। इसे कहते हैं पृथक निर्वाचन क्षेत्र। लेकिन महात्मा गांधी संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की बात सोचते थे कि जाति के नाम पर कोई निर्वाचन क्षेत्र नहीं बनना चाहिए। और 20 सितंबर 1932 को पूना, यरबदा जेल
में महात्मा गांधी आमरण अनशन पर बैठ गए। 5 दिन तक आमरण अनशन हुआ। 21, 22, 23, 20, 21, 22, 23, 24, 20 सितंबर से 24 सितंबर खाना पीना छोड़ दिए। देश भर के जो दलित थे उनकी बस्तियों में आग लगा दी गई। यह कहा गया कि यदि महात्मा गांधी मरते हैं इसके लिए जिम्मेदार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होंगे, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पहला, दूसरा, तीसरे में जाकर के पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग की और उनकी मांग को ब्रिटिश सरकार मान गई। तो कुछ कांग्रेस के नेताओं ने, मदन मोहन मालवीय, अन्य नेताओं के पहल पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यरबदा जेल पूना जाते हैं बॉम्बे से, और आमरण अनशन महात्मा गांधी ने तोड़ दिया और पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट में जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र था उसको समाप्त कर संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र दिया गया। लेकिन उसकी एक विशेषता थी, आरक्षण। उस पूना पैक्ट में यह था कि कुछ सीटें असेंबली में, सेंट्रल असेंबली में, जो जिस समय अनुसूचित जाति के लोगों के लिए आरक्षित रहेंगे, लेकिन जो मतदाता रहेंगे वो सभी जाति के लोग रहेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अछूत सब रहेंगे। इसे पूना पैक्ट कहा जाता है। यह भी सत्याग्रह महात्मा गांधी का सफल रहा। फिर महात्मा गांधी के मरने के बाद सत्याग्रह का प्रयोग लगभग समाप्त हो गया। लेकिन 2011 में कांग्रेस की हुकूमत थी, मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, भ्रष्टाचार का आरोप लगा, कोल घोटाला, विदेशी बैंकों में जो भारत के राजनीतिक दल के नेता हैं उनके खाते में काला धन, और इसे मिटाने के लिए जन लोकपाल बिल को लेकर के आमरण अनशन रामलीला के मैदान में अन्ना हजारे ने शुरू किया। पूरे देश भर में आंदोलन हुआ कि कांग्रेस की सरकार भ्रष्ट है, निकम्मी है, ये सरकार के खजाने को लूट करके विदेशी बैंकों में जमा कर रही है, और इसको मिटाने के लिए कांग्रेस सरकार को एक जन लोकपाल बिल लाना चाहिए कि जिससे भ्रष्टाचार पर रोक लग सके। सरकार जन लोकपाल बिल नहीं लाई, झुकी, एक कमेटी बनी और अन्ना हजारे का आंदोलन समाप्त हुआ। तो अन्ना आंदोलन में उन्होंने सत्य, अहिंसा, त्याग का परिचय दिया। वो अपने लिए अनशन करने नहीं आए थे, वो राष्ट्र में, देश में, समाज में परिवर्तन चाहते थे। तो जो सत्याग्रह का आंदोलन करता है उस व्यक्ति का उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता है। लेकिन उसी अन्ना आंदोलन से एक नेता का जन्म हुआ, सिर्फ एक नेता का, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी। अन्ना आंदोलन से किसी का जन्म हुआ तो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का हुआ। केजरीवाल ने जनता आंदोलन में उन्होंने 3-4 वादा किया कि मैं कोई पद नहीं लूंगा,
लेकिन मुख्यमंत्री बन गए। यदि मेरी सरकार आएगी तो पहला काम होगा जन लोकपाल बिल लेके आएगी। जितने देश में भ्रष्टाचार करने वाले हैं उन्हें जेलों में डाल देगी। लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। जो वादा 2011 में अरविंद केजरीवाल ने किया, उन सारे वादों को तोड़कर केवल सत्ता में बने रहना चाहते थे और सत्ता की प्राप्ति चाहते। अभी एक वर्तमान में भी आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, जंतर मंतर प्रदेश में। काकरोच जनता पार्टी संस्थापक अभिजीत दीपके ने एक काकरोच जनता पार्टी का ऐलान किया। कहते हैं कि 20 मिलियन लोग उनके फॉलोअर हो गए एक्स पर, सोशल मीडिया पर उनके समर्थक हो गए और उनके लिए एक और अन्ना हजारे मिल गया। और इसके पर्दे के पीछे अरविंद केजरीवाल और जो आम आदमी पार्टी के साथ काम किए अभिजीत दीपके अमेरिका से भारत आ गए। ये जानते हैं कि 2011 के आंदोलन से मुख्यमंत्री तो बन गए लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। इसलिए एक और 2011 के समान 2026 में आंदोलन की आवश्यकता है। उस समय भी जुलाई अगस्त का महीना था, इस समय भी जुलाई अगस्त का महीना है। और इस सत्याग्रह के लिए वैज्ञानिक सोनम वांगचुक का प्रयोग किया जा रहा है। सोनम वांगचुक का कोई स्वार्थ नहीं है, न उन्हें मुख्यमंत्री बनना, न प्रधानमंत्री बनना, न कोई सत्ता में लेना। ईमानदार हैं, त्याग हैं, त्याग की भावना है। जैसे महात्मा गांधी में थी, अन्ना हजारे में थी, महात्मा बुद्ध में थी, डॉक्टर अंबेडकर में थी, उसी तरह ईमानदार है। और पिछले 20-21 दिन से अनशन कर रहे हैं। जंतर मंतर पर किया, अब इस समय अस्पताल में कर रहे हैं। उनको भी अरविंद केजरीवाल ने यूज किया, पॉलिटिकल पार्टियों ने यूज किया। कभी कांग्रेस ने महात्मा गांधी को यूज किया, लेकिन महात्मा गांधी ने कोई सत्ता में शेयर नहीं लिए। जो सत्याग्रह पर चलता है कभी उसे सत्ता की मोह नहीं होती है। ये काम महात्मा बुद्ध में, महावीर स्वामी में, महात्मा गांधी में दिखाई देती है। लेकिन अब के जो लोग सत्याग्रह कर रहे हैं उनमें उनका स्वार्थ है। एक सत्याग्रह प्रधानमंत्री के आवास पर राहुल गांधी ने भी प्रदर्शन किया। मुद्दा है नीट पेपर लीक। एक बहाना है। एक्चुअली पर्दे के पीछे पॉलिटिकल पार्टियां, जो महत्वाकांक्षी नेता हैं, पर्दे के पीछे खेल चल रही है। जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश है, नैरेटिव है, प्रोपगंडा है। आज मीडिया के युग में, सोशल मीडिया के युग में और आसान हो गया है। फाउल इज फेयर एंड फेयर इज फाउल। सत्य को असत्य, असत्य को सत्य। यदि आपके पास मीडिया है, भाषा है, तो आप अपने प्रोपगंडा को, असत्य को जनता के सामने सत्य के रूप में पेश कर सकते हैं और भोली भाली जनता उसे सत्य मान लेती है। और ऐसा ही आंदोलन चल रहा है जिसमें 10 FIR हुआ। जो 20 जुलाई को जो प्रदर्शन हुआ उसमें कुछ असामाजिक लोग आ गए जिन्होंने पुलिस बल पर, सेंट्रल मिलिट्री, पारा मिलिट्री फोर्स पर पत्थर का प्रयोग किया, मजबूर किया। परमिशन नहीं थी संसद तक जाने के लिए। इन लोगों ने संसद भवन में
जबकि पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, जाने की कोशिश की। रेल भवन के सामने तक पहुंच गए, संसद के गेट तक पहुंच गए, और अंत में जो होना था वही हुआ। पुलिस ने शक्ति का प्रयोग किया, लाठीचार्ज किया। एक और बात इस आंदोलन से सामने आई है, वो है गोदी मीडिया। जो गोदी मीडिया के पत्रकार थे, उनको काकरोच जनता पार्टी के जो विद्यार्थी थे, जो आंदोलनकारी थे, उनको पीटे। गोदी मीडिया वापस जाओ, गोदी मीडिया वापस जाओ। जो 10 सालों से जो मुख्य टीवी चैनल हैं, उनके पत्रकारों की पिटाई हो रही है, गो बैक के नारे लग रहे हैं। आज का युवा जनता लोग जान गए कि ये सरकार की दलाली करते हैं। ये सरकार आम जनता की आवाज, पहले मीडिया अखबार क्या था? जनता की आवाज था, आम आदमी की आवाज था। आज का मीडिया आम आदमी की आवाज नहीं है। आज का जो मेन मीडिया है, यहां तक कि जो प्रिंट मीडिया है, वह सरकार की आवाज बन गई है। वो प्रश्न सत्ताधारी पक्ष से नहीं पूछते हैं, विपक्ष से पूछते हैं, क्यों हार गए, क्यों नहीं जीत रहे हो। और जो विपक्षी दल के जो प्रवक्ता जो टीवी चैनल पर आते हैं, उनका उपहास किया जाता है, उनको उनकी निंदा की जाती है, उनको बोलने का कम अवसर मिलता है। इसलिए अधिकांश जो जनता है, उनमें जागरूकता आई। वो चैनल को बांट दिए हैं कि ये सत्ता को समर्थन देने वाला है, इसको देखना है। जो विपक्ष के लोग हैं, वो अलग चैनल को देखते हैं। चैनल जो है निष्पक्ष समाचार को प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, निष्पक्ष कोई डिबेट नहीं हो रही है, एक नैरेटिव को चलाया जा रहा है। इससे जंतर मंतर पर दिल्ली में गोदी मीडिया वापस जाओ, और गोदी मीडिया के जो पत्रकार थे, रिपोर्टर थे, उन्हें मारा गया। अच्छा नहीं है। इन घटनाओं से जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है, उसे सीखना चाहिए। आप देश की आवाज हो, डेमोक्रेसी की आवाज हो। आपको इस देश की जनता को जागरूक करना चाहिए। जनता निरक्षर है, अज्ञानी है, उसके अज्ञानता का शोषण नहीं करना चाहिए। लेकिन आज मीडिया के लोग शोषण कर रहे हैं। अब मैं आता हूं कंक्लूजन, एक राइट टू स्पीच एक्सप्रेशन, धरना प्रदर्शन। भारत के संविधान में राइट टू प्रोटेस्ट नाम की कोई चीज नहीं है, जिसका उल्लेख नहीं है। आर्टिकल 19 में यह है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और बी में है पीसफुल असेंबली विदाउट आर्म्स। अभिव्यक्ति का अधिकार दिया गया है। इसी अभिव्यक्ति के अधिकार से राइट टू प्रोटेस्ट का जन्म होता है। कोई अलग से भारत के संविधान में, लेकिन यह शांतिपूर्वक होगा। जो भी अभिव्यक्ति होगी, जो भी सभा होगी, वो शांतिपूर्वक होगी। और इस आर्टिकल 19 में रिस्ट्रिक्शन भी है। यदि आपका धरना प्रदर्शन, मीटिंग, लॉ ऑर्डर, कानून व्यवस्था के लिए बाधा है, तो ये अधिकार वहीं आपका समाप्त हो जाता है। जो राइट टू स्पीच एक्सप्रेशन या राइट टू प्रोटेस्ट जो भारत के संविधान में दिया गया, वो लिमिटेड है, विथ रिस्ट्रिक्शन है, अनलिमिटेड नहीं है। इसके लिए आपको अनुमति मिलेगी। आप रोड पर जाकर के मीटिंग नहीं कर सकते, रोड को जाम नहीं
कर सकते, यह अधिकार भारत का संविधान नहीं देता है। एक निश्चित स्थान पर जो भारत में चूंकि लोकतंत्र है, जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए एक स्थान, एक स्थल निश्चित किया गया है और हर लोकतांत्रिक देश में एक स्थान होता है जहां पर जाइए, प्रदर्शन कीजिए, अपनी बात को रखिए। लेकिन राइट टू स्पीच एक्सप्रेशन का मतलब गाली देना नहीं, देश की एकता अखंडता के विरुद्ध भाषण देना नहीं। आपका एक्सप्रेशन, आपकी अभिव्यक्ति यदि भारत की एकता अखंडता को के लिए बाधक है, खतरा है, तो आप पर देशद्रोह का मुकदमा लिखा जाएगा। यदि किसी को गाली देते हैं तो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन में गाली देने का अधिकार नहीं है। राइट टू अब्यूज किसी को नहीं मिला है, फिर भी लोग गालियां देते हैं, ये अधिकार नहीं है। तो अंत में मैं इस व्याख्यान को कंक्लूड करने जा रहा हूं कि जो विद्यार्थी, जो लोग जो राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हैं, खास तौर से जो छात्र हैं, उन्हें सावधान रहनी चाहिए। दिल्ली में सैकड़ों विद्यार्थियों को अरेस्ट किया गया है, मुकदमा लिखा गया है, गंभीर धाराओं में लिखा गया है। अभी कल अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मुकदमों से डरिए मत, जेल से डरिए मत, हमारे पास में पैसा है, उच्च कोर्ट के वकील हैं। जिन विद्यार्थियों को नेता बनना है, एमपी एमएलए बनना है, वो जा वहां पर, उन पर मुकदमा लिखा जाएगा, जेल जाएंगे। लेकिन जो वास्तव में विद्यार्थी हैं, जिन्हें जीवन में नौकरी करना है, उन्हें इस आंदोलन से, ऐसे प्रदर्शन से बचना चाहिए। राजनीतिक दल आपको यूज कर रहे हैं। मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं। मेरे व्याख्यान का उद्देश्य है आपको जागरूक करना। जो भारत का संविधान कहता है, जो सुप्रीम कोर्ट के अनेक जो फैसले आए हैं, जिन्होंने धरना प्रदर्शन, सत्याग्रह पर अनेक निर्णय आए हैं, उनके आधार पर मैं कह सकता हूं कि धरना प्रदर्शन में शामिल होइए, लेकिन हिंसा का सहारा मत लीजिए। आप में क्रिटिकल इंटेलिजेंस होनी चाहिए, क्योंकि ये दुनिया जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, नैरेटिव प्रोपेगेंडा का है। हर व्यक्ति झूठ बोल रहा है।